राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है। ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ लगभग 1 घंटे बैठक कर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें ईरान में एक पहाड़ के नीचे स्थित फोर्डो संवर्धन संयंत्र को नष्ट करना होगा। इस समय इजराइल के पास खुद ऐसी सुविधा को नष्ट करने की पारंपरिक क्षमता नहीं है, इसलिए उसे बंकर बस्टर के बारे में अमेरिका से बात करनी होगी। अमेरिका युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वॉशिंगटन ने तेहरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है, लेकिन नई खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान एक परमाणु ट्रिगर पर तेजी से काम कर रहा है, शायद अपना पहला परमाणु बम बनाने के लिए। अप्रमाणित रिपोर्टों के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने वैज्ञानिकों को एकत्रित समृद्ध यूरेनियम से कम एक बम शीघ्र बनाने का आदेश दिया हो सकता है। अगर यह सत्य है तो समय कम शेष है। अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को दक्षिण चीन सागर से पर्शियन गल्फ में भेज रहा है और युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। ईरानी वैज्ञानिक समय के खिलाफ दौड़ रहे हैं और अपनी डिवाइस को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले कि अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस भारी बम को सीधे ईरान की परमाणु सुविधाओं तक पहुंचा दें। एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से लाखों निवासियों से तुरंत तेहरान खाली करने को कहा था। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता को सीधी और सार्वजनिक चेतावनी दी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता है कि वह कहां छिपे हैं, लेकिन वे उन्हें अभी नहीं मारेंगे, बशर्ते ईरान तुरंत अपने सभी परमाणु संवर्धन योजनाओं को छोड़ दे, परमाणु सामग्री सौंप दे और भविष्य में परमाणु महत्वाकांक्षा समाप्त करने के लिए एक मजबूत समझौते पर हस्ताक्षर करे। लेकिन हकीकत में इस समय ऐसा कोई समझौता होना बेहद असंभव लगता है और इसलिए अगले कुछ ही घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना एक ऐसी सीमा पार कर सकती है जिससे वापसी नहीं होगी। जो लोग ध्यान रख रहे हैं उनके लिए आज इस बढ़ते इजराइल ईरान संघर्ष का छठा दिन है। इजराइल ने पुष्टि की है कि उनके हाल के हवाई हमले में ईरान के नतांज यूरेनियम संवर्धन परिसर को निशाना बनाया गया और इसे बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञों ने उपग्रह चित्रों के विश्लेषण से ईरान की परमाणु क्षमताओं को भारी नुकसान की पुष्टि की है। आईएईए प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि नतांज की लगभग 15,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें संभवतः क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। नतांज आसान हिस्सा था। असली चुनौती, वह जगह जो अब भी इजरायलियों की नींद उड़ाती है, वह है फोर्डो। वह सुविधा पवित्र शहर कोम के पास एक पहाड़ के नीचे स्थित है। ईरान के परमाणु महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा गहना और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता। अब इससे पहले कि हम ईरान की परमाणु सुविधा में गहराई से जाएं, मुझे आपकी मदद की जरूरत है अपने यूरेनियम को समृद्ध करने में। मेरा मतलब है अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में। हम इस साल के अंत तक 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी मदद करें, हम आपके आभारी रहेंगे। फोर्डो 80 से 90 मीटर ऊंची चट्टान से सुरक्षित है, जिसमें पहाड़ की ढलान में कम से कम 5 सुरंगों के प्रवेश द्वार काटे गए हैं जो इस परिसर तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह कयामत के लिए बनाई गई तिजोरी जैसा है। जब 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने ईरान की फोर्डो परमाणु सुविधा का खुलासा किया तो वैश्विक नेताओं ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के दावों पर संदेह किया। इस सुविधा की गुप्त और अति सुरक्षित संरचना शांतिपूर्ण कहानी से मेल नहीं खाती थी। फोर्डो के बारे में सब कुछ दर्शाता था कि इसे एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, गुप्त रूप से यूरेनियम संवर्धन और संभवतः परमाणु हथियार जोड़ने के लिए। यह इतना गहरा दफन और मजबूती से बंद है कि इजराइल का सर्वाधिक शक्तिशाली बंकर विध्वंसक हथियार अमेरिकी निर्मित GBU-28 भी इसे ध्वस्त करने में असमर्थ है। GBU-28 को आदर्श परिस्थितियों में लगभग 30 मीटर ठोस चट्टान या मजबूत कंक्रीट में घुसने के लिए डिजाइन किया गया है, परंतु फोर्डो लगभग 3 गुना अधिक गहराई पर स्थित है। यही कारण है कि फोर्डो आज भी एक बड़ा खतरा है। 13 जून के शुरुआती हमलों में इजराइल ने फोर्डो पर हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन नतीजे निराशाजनक रूप से बेअसर रहे। आईएईए ने हमले के बाद की सैटेलाइट इमेजरी का तुरंत विश्लेषण किया और फोर्डो की संवर्धन सुविधा में कोई स्पष्ट क्षति नहीं पाई। इजराइल के शक्तिशाली बम मोटी चट्टानों की परतों को भेदकर साइट की सुरक्षा करने वाली गहराई तक नहीं पहुंच सके।
ईरानी अधिकारियों ने हमलों के बावजूद फोर्डो को पूर्ण रूप से संचालित रखने में सफलता प्राप्त की। संक्षेप में, इजराइल के पास इस परमाणु सुविधा को पूरी तरह नष्ट करने में सक्षम कोई हथियार नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोक सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोकना लगभग असंभव है जब तक कि वे फोर्ट ऑल के सबसे गहरे भूमिगत तल को नष्ट न कर दें। और अधिक चिंताजनक बात यह है कि इस समय हताश ईरानी वैज्ञानिक बचे हुए संसाधनों से एक कार्यशील परमाणु बम बनाने की होड़ में लगे हैं और वे यह सब इसी सुविधा के अंदर कर रहे हैं। 16 जून को इजराइल के बड़े हमले के 3 दिन बाद ईरान की संसद ने घोषणा की कि वह एक विधेयक तैयार कर रही है जिससे ईरान 1968 परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल जाएगा। ईरान के इस फैसले पर अमल करने से वह खुले तौर पर परमाणु बम निर्माण की सभी बाधाएं हटा देगा। ईरानी कट्टरपंथी अक्सर यूक्रेन का उदाहरण देकर तर्क देते हैं कि अगर यूक्रेन ने सोवियत युग का अपना परमाणु शस्त्रागार रखा होता तो रूस 2022 में आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता। और अब इजराइल के विनाशकारी हमलों से घिरा और असुरक्षित महसूस करते हुए और संभावित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से खतरे का सामना करते हुए ईरान पहले से कहीं अधिक दृढ़ नजर आ रहा है कि वह परीक्षण के तौर पर 90% हथियार ग्रेड यूरेनियम की एक छोटी मात्रा को समृद्ध करने की दौड़ में शामिल हो जाए। और कुछ रिपोर्टों का दावा है कि यह मात्रा कुछ ही दिनों में हासिल की जा सकती है। युद्ध से पहले ही ईरान ने 60% तक समृद्ध किए गए 400 किलोग्राम से अधिक यूरेनियम जमा कर लिया था, जिससे 90% समृद्धि पर 10 से 15 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। फोर्डो में किए जा रहे समृद्धीकरण में ईरान द्वारा 83.7% तक का समृद्धीकरण सफलतापूर्वक किया जा चुका था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यह सिर्फ 6.3% हथियार ग्रेड से दूर है। यूरेनियम को समृद्ध करने के साथ साथ ईरान परमाणु हथियारों के विशेष घटकों का गुप्त विकास भी कर रहा है। ये सब हाल ही के जून हमलों के बाद ही शुरू नहीं हुआ। यह कई साल पहले शुरू हुआ था, जब अक्टूबर 7 की बर्बरता के बाद इजराइल ने गाजा पर जवाबी कार्रवाई की थी। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने हाल ही में ईरानी खतरे के 3 मुख्य पहलुओं को बताया जिनके कारण इजराइल को पहले हमला करना पड़ा। उन्होंने कहा कि पहला ट्रिगर परमाणु था। परमाणु ट्रिगर का मतलब है वह विशेष तंत्र, न्यूट्रॉन इनिशिएटर, जो परमाणु बम के कोर के अंदर विस्फोटक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है। यह वह चिंगारी है जो परमाणु विस्फोट को भड़काने के लिए जरूरी होती है। आमतौर पर यह पोलोनियम जैसे पदार्थों से उत्पन्न न्यूट्रॉनों के एक बड़े विस्फोट या फ्यूजन आधारित पल्स से जुड़ा होता है, जो विध्वंसक विस्फोट शुरू करता है। इजरायली ब्रीफिंग में आगे बताया गया कि ईरान का गुप्त कार्यक्रम अब एक कार्यशील परमाणु बम के लिए आवश्यक 3 महत्वपूर्ण तत्वों पर काम कर रहा है। स्वयं विखंडनीय पदार्थ यानी उच्च संवर्धित यूरेनियम, उसे संपीड़ित और प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक विस्फोटक तंत्र, और परमाणु विस्फोट को प्रज्वलित करने के लिए न्यूट्रॉन स्रोत ट्रिगर। अगर यह सच है तो यह एक बहुत ही चिंताजनक विकास है। लंबे समय तक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मानना था कि ईरान संवर्धित यूरेनियम तो जमा कर रहा है, लेकिन परमाणु हथियारों पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा था। मार्च 2025 में युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने कहा था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान वास्तविक परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। इजराइल इससे कड़ा असहमत था और हाल की घटनाएं बताती हैं कि इजरायली शायद सही थे। वर्तमान संघर्ष के दौरान जुटाई गई नई खुफिया जानकारी शायद इजरायली छापों या हमलों से ने यहां तक कि अमेरिकी प्रशासन को भी यह मानने के लिए मजबूर कर दिया है कि ईरान का परमाणु हथियार बनाना पहले से कहीं अधिक उन्नत था। इसीलिए 17 जून को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने आपातकालीन सत्र बुलाया और लगभग 20 सालों में पहली बार औपचारिक रूप से घोषित किया कि ईरान अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन कर रहा था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान पर निरीक्षकों के साथ असहयोग और शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के विपरीत नई गतिविधियों के आरोप लगाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने स्वीकार किया है कि ईरान अब उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है जो उसके नागरिक परमाणु कार्य को बम बनाने से अलग करते थे। हर गुजरता दिन इस जोखिम को बढ़ा देता है कि ईरान असली परमाणु बम के और करीब पहुंच जाएगा। वैश्विक ध्यान अब उस हथियार पर है
जो ईरान की गहरी परमाणु साइटों को नष्ट कर सकता है। अमेरिका का मास ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम है। और यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका ही ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर अंतिम प्रहार कर सकता है। करीब 13,600 किलोग्राम वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम है। इसका एकमात्र उद्देश्य चट्टान और कंक्रीट को तोड़कर गहराई में स्थित ठिकानों में प्रवेश कर जमीन के अंदर विस्फोट करना है। परीक्षणों में मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ने विस्फोट से पहले 60 मीटर या लगभग 200 फीट कंक्रीट या कठोर चट्टान में घुसपैठ की है, जो ईरान की फोर्डो सुविधा को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। अमेरिकी इंजीनियरों ने खास सख्त स्टील मिश्र धातुओं से मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर का खोल बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि टकराने पर वह टूटे नहीं, बल्कि जमीन में गहराई तक घुस जाए और फिर विलंबित फ्यूज एक बड़ा विस्फोट करे। अब कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि अमेरिका बस इन बमों में से कुछ इजराइल को क्यों नहीं दे देता और उन्हें ही यह काम करने देता। दुनिया में केवल एक विमान अमेरिकी वायु सेना का B-12 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर GBU-55 मास ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर को ले जा सकता और तैनात कर सकता है। यह इतना आसान नहीं है। इसके अलावा B-2 ईरानी हवाई क्षेत्र में अनदेखा घुसने की स्टेल्थ क्षमता प्रदान करता है। ईरान की वायु रक्षा प्रणालियां फोर्डो जैसे ठिकानों के आसपास अभी भी सक्रिय हैं, लेकिन अब यह उतनी बड़ी समस्या नहीं है। इजराइल ने वायु श्रेष्ठता हासिल की है और 70 से अधिक ईरानी वायु रक्षा मिसाइल बैटरियों को नष्ट किया है। इजराइल ने पहले से ही अधिकांश काम पूरा कर लिया है। अब अंतिम प्रहार और काम पूरा करने की जिम्मेदारी अमेरिका और B-2 बॉम्बर पर है। मई की सैटेलाइट इमेजरी में डिएगो गार्सिया के दूरस्थ अमेरिकी एयरबेस पर 6 B-2 बॉम्बर तैनात दिखे, जो ईरान से करीब 3,200 मील दूर है। डिएगो गार्सिया से ये विमान ईरान के अंदर लक्ष्यों पर बिना उड़ान में ईंधन भरवाए आसानी से हमला कर सकते हैं। कई वर्षों से इजरायली नेता चुपचाप अमेरिका पर दबाव डालते रहे हैं कि या तो वह उन्हें MOPS और उन्हें गिराने के साधन दे, या फिर सबसे बुरी स्थिति में MOPS का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहे। वॉशिंगटन ने बार बार मना किया, क्योंकि उसे डर था कि इजराइल जल्दबाजी में एक बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है। अमेरिका ने MOP को अंतिम विकल्प के रूप में सुरक्षित रखा था। अब वह क्षण आ गया है। यदि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश देते हैं, तो इस मिशन में MOP ले जाने वाला B-2 प्रमुख साधन होगा। अमेरिकी बल पहले से ही संभावित युद्ध के लिए अपनी स्थिति ले रहे हैं। हाल ही में पेंटागन ने पुष्टि की है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों के स्क्वाड्रन F-16, F-22 रैप्टर और स्टेल्थ F-35 लाइटनिंग 2 जेट ईरान के निकट तैनात किए गए हैं। दर्जनों KC-135 और KC-46 ईंधन भरने वाले विमान अटलांटिक पार तैनात हो रहे हैं, ताकि वे तीव्र युद्ध अभियानों या लंबी दूरी के बम वर्षक हमलों का समर्थन कर सकें। USS कार्ल विंसन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो पहले से ही ईरान के निकट अरब सागर में तैनात है, अब USS निमित्ज के नेतृत्व वाले एक और कैरियर ग्रुप से जुड़ रहा है। मिलकर ये कैरियर ग्रुप लगभग 120 फाइटर सपोर्ट एयरक्राफ्ट और टॉम हॉक मिसाइलों से लैस मिसाइल क्रूजर और डिस्ट्रॉयर के साथ एक विशाल स्ट्राइक फोर्स बनाते हैं। कम से कम 3 US नेवी डिस्ट्रॉयर पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात हो चुके हैं। ये जरूरत पड़ने पर एयर डिफेंस कवर देने या मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च करने में सक्षम है। पेंटागन ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव हेतु क्षेत्र में अतिरिक्त पैट्रियट और थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात की है। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने बताया कि पूर्वी भूमध्य सागर में बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए अतिरिक्त नौसेना जहाजों की तैनाती की जा सकती है, ताकि यदि ईरान या उसके सहयोगी अमेरिकी बलों या सहयोगियों पर हमला करें तो यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करे। ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिसाइल भंडार है, जो केवल अमेरिका, रूस और चीन के बाद आता है। यदि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ईरान पर बम गिराते हैं तो ईरान जरूर जबरदस्त जवाबी हमला करेगा, जैसे उसने इजराइल के खिलाफ किया था, और संभवतः मध्य पूर्व के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल हमला करेगा। इसराइल के हमलों से 2 दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने बगदाद दूतावास के आंशिक निकासी और बढ़ते सुरक्षा जोखिम के कारण क्षेत्र के कई सैन्य ठिकानों से सैन्य कर्मियों के परिवारों को जाने की अनुमति दी। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण
कुछ एहतियाती कदम उठाए गए, हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका मध्य पूर्व में 40,000 सैनिकों के साथ मजबूत सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है, जो उन्नत लड़ाकू विमान, मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक युद्धपोतों से लैस हैं। हाल की तैनातियों में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और कुवैत, कतर व यूएई में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों के साथ अब अमेरिका के पास आदेश मिलते ही मिनटों में हवाई दबदबा स्थापित कर सैकड़ों ईरानी ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है। पेंटागन राष्ट्रपति को सभी विकल्प उपलब्ध करा रहा है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि उनका उपयोग कब या कैसे होगा। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल होता है और ईरान पर अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करता है, तो अभी भी बहुत कुछ गलत हो सकता है और इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। वर्तमान में अधिकांश ईरानी प्रतिनिधि पीछे हटते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह अब तक संघर्ष से दूर रहा है और इराक की कई मिलिशिया गैर उत्तेजना का रास्ता अपना रही हैं। हूथी सबसे सक्रिय दिखते हैं, लेकिन यह बदल सकता है और ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। तत्काल चिंता का विषय क्षेत्र में तैनात अमेरिकी बलों की सुरक्षा होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी हस्तक्षेप की स्थिति में उसके सैन्य ठिकाने निशाना बन सकते हैं। तेहरान का इराक, सीरिया और अन्य स्थानों पर प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए अमेरिकी ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन हमले करने का इतिहास है। संघर्ष के शुरुआती चरणों में अमेरिकी प्रमुख ठिकानों पर हमले हो सकते हैं। इराक के एन अल असद एयरबेस और सीरिया की अमेरिकी छावनियों एल तनफ व ग्रीन विलेज पर ईरान समर्थित समूहों द्वारा रॉकेट और गोलाबारी की जा सकती है। यही मुख्य कारण है कि स्टेट डिपार्टमेंट ने गैर जरूरी कर्मचारियों को निकालने और वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा। हिजबुल्लाह अभी निष्क्रिय है, पर एक अनिश्चित कारक बना हुआ है। यदि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से ईरान के विरुद्ध युद्ध में शामिल होता है, तो हिजबुल्लाह का रवैया बदल सकता है। इस समूह के पास हजारों रॉकेट और सटीक मिसाइलें हैं, जो इजरायली शहरों या अमेरिकी नौसेना संपत्तियों को खतरे में डाल सकती हैं। अमेरिकी नौसेना ने अपने विध्वंसक जहाजों को इस बात को ध्यान में रखते हुए पूर्वी भूमध्य सागर की ओर मोड़ दिया है। इन जहाजों पर मिसाइलों को रोकने में सक्षम एजिस कॉम्बैट सिस्टम लगा है। यह मोबाइल मिसाइल शील्ड की तरह है, ताकि हिजबुल्लाह या ईरान द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका जा सके। अतिरिक्त नौसेना युद्धपोतों को तैनात करने की चर्चा है, खासकर मिसाइल खतरों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए, ताकि अमेरिकी और सहयोगी ठिकानों की सुरक्षा हेतु एक तैरता हुआ आयरन डोम बनाया जा सके। पर्शियन गल्फ और होर्मुज जलमरू मध्य, जहां से विश्व के लगभग 20% तेल का प्रवाह होता है, एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। ईरान का संकट के समय शिपिंग को धमकाने का रिकॉर्ड है। इस युद्ध में पहले ही एक अजीब घटना हो चुकी है, जहां 2 तेल टैंकर होर्मुज के पास टकरा गए और उनमें आग लग गई, जबकि अधिकारियों ने इस क्षेत्र में बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप की बात कही थी। सौभाग्य से उस मामले में कोई हताहत या तेल रिसाव नहीं हुआ, लेकिन बाजारों में चिंता बढ़ी। यदि संघर्ष बढ़ता है तो ईरान जलमरू मध्य में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है या तेल टैंकरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर सकता है, जैसा उसने पहले भी तनावपूर्ण समय में किया है। हालात बिगड़ने पर अमेरिकी ड्रोन और टोही विमान 24 घंटे जल मार्ग की निगरानी करेंगे। अरब सागर में मौजूद अमेरिकी विमान वाहक ईरानी नौसैनिक इकाइयों पर त्वरित हमले कर सकते हैं। फिर भी जलमरू मध्य को बंद करने की ईरान की गंभीर धमकी वैश्विक शिपमेंट में देरी कर सकती है। तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं और यहां तक कि एक वैश्विक ऊर्जा संकट भी पैदा कर सकती है। ईरान पर अमेरिकी हवाई हमले सैन्य और परमाणु ढांचे पर केंद्रित होंगे, लेकिन ईरान क्षेत्रीय तेल उत्पादन को निशाना बना सकता है। यह विश्व के सर्वाधिक विशाल ऑफशोर गैस फील्ड साउथ पार्स नॉर्थ डोम पर आक्रमण कर सकता है, जिसे कतर के साथ साझा किया जाता है। ऊर्जा ढांचे पर ऐसे बदले के हमले वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अराजकता पैदा कर सकते हैं। अमेरिका द्वारा ईरानी तेल स्थलों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष हमले से एक बड़ा आपूर्ति संकट उत्पन्न हो सकता है। क्षेत्र के राजनयिक अभी भी युद्ध विराम के लिए प्रयासरत हैं, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए। यही एक कारण है। क्षेत्रीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि एक व्यापक युद्ध पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित कर सकता है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने यूरोपीय नेताओं को सीधे चेताया कि अगर संघर्ष निरंतर जारी रहा तो यह पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। खाड़ी देश तनाव कम करने और शांति वार्ता की मेजबानी करने का आग्रह कर रहे हैं, साथ ही चुपचाप उम्मीद कर रहे हैं कि यह संघर्ष उनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करे।
लेकिन वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक लंबा युद्ध आसानी से उनके इलाकों में भी फैल सकता है। और मुझे जलड़ मरुमध्य के पार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अभी एक बड़ा खतरा हैं। ईरान के पास सेजल और इमाद मिसाइलें हैं जो इसराइल और क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। अगर इसराइल आने वाली मिसाइलों में से 80-90% को भी रोक ले तो भी बाकी बची मिसाइलें तबाही मचा सकती हैं। एक ही मिसाइल हमले में अधिक अमेरिकी हताहत होने से अमेरिका जवाबी कार्रवाई को मजबूर हो सकता है, जिसमें न केवल परमाणु ढांचा बल्कि शासन का नेतृत्व भी निशाना बन सकता है। प्रतिक्रिया में ईरान होर्मुज जलड़ मरुमध्य को पूरी तरह बंद कर सकता है, जो तेल कीमतों, वैश्विक शिपिंग और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करेगा। हम जैसे हजारों मील दूर के लोग भी इसके परिणाम महसूस करेंगे। किंतु वॉशिंगटन व तेल अवीव के लिए कार्रवाई के खतरे को निष्क्रियता के खतरों से तुलना करना आवश्यक है। अगर अमेरिका बाहर रहता है और इजराइल अकेले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर पाता तो तेहरान युद्ध से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद अधिक बम हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है, ताकि वह इसे एक निवारक के रूप में इस्तेमाल कर सके। एक अलग थलग किंतु परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित ईरान भविष्य में अधिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। दूसरी ओर, अगर अमेरिका अभी ईरान में ठोस कदम उठाता है तो वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और शासन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। परंतु ऐसा कदम संभवतः एक विस्तृत और अधिक रक्त रंजित युद्ध की कीमत पर होगा, जिसके साथ खतरनाक अनिश्चितता भी जुड़ी होगी।